हाँ जी। चलें फिर अब डी वाली एग्जाम्पल जो थी ये करनी थी आज हमें स्टार्ट। तो आमिर, आमिर जी सर। जी डी वाली एग्जाम्पल पढ़ें। तो क्या हो गया आमिर? सॉरी सर, माइक बंद हो गया था। ठीक ठीक। इन in Royal College of Nursing versus DHSS, the Royal College of Nursing brought an action challenging the legality of the involvement of the nurses in carrying out the abortions. The Offences Against the Person Act 1861 makes it an offense for any person to carry out an abortion. The Abortion Act 1967 provided that pregnancies had to be terminated by the registered medical practitioner. Due to the advance in medical science, part of the abortion process was carried out by nurses under the supervision of the doctor. It was argued on the behalf of the Royal College that nurse is not a registered medical practitioner, therefore any abortion conducted by nurse were illegal. Rejecting that contention, the House of Lords held that it was illegal for nurses to carry out such abortion. The act was aimed at doing away with the backstreet abortion, which were unsafe as no medical care was available. The actions of the nurses were therefore outside the mischief of the Act of the 1861 and within the defense under the 1967 Act. जी, समझ में आई है? कुछ कुछ समझ में आया है। क्या समझ में आया? सर, इसमें ये एबॉर्शन की बात कर रहा है कि मतलब जो है कोर्ट ने इसमें किया है कि जो नर्सेज हैं, किसी मतलब जो नर्स जो है वो मतलब सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जो है वो एबॉर्शन मतलब कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है इसमें सर। सर किसी और? जी जी। सर यहाँ ये बात हो रही है कि जो रजिस्टर्ड नर्स होती है ना, वो एक लीगली अथोराइज होती हैं कि वो कोई भी काम हॉस्पिटल के अंदर कर सकती है, या तो कोई मेडिकल पर्पस के लिए कोई काम है वो कर सकती है, क्योंकि उनको एक लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, तो सर यहाँ पर जो काम हुआ है, जो लेडी नर्स है वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही है विदाउट किसी रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ये कमेंट है कि ये जो काम हुआ है ये इलीगली है बिकॉज शी इज नॉट रजिस्टर्ड। ये कह रहा सही है। जी सर। कोई और इनकी जी बात जी को? सर। जी जी बताएं। सर इन्होंने ये केस हुआ था नर्सिस के बारे में कि नर्सिस जो हैं वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अबॉर्शन करा सकता है लेकिन नर्सिस नहीं करा सकती। इसका जो मिसचीफ था एक्ट का वो ये था कि प्रॉपर केयर होनी चाहिए, क्योंकि नर्सेज अगर करेंगी तो वो ट्रेन नहीं होंगी उस तरह, तो वो अनसेफ होगा। लेकिन फिर उसके बाद जो है एडवांसमेंट कुछ हुई थी, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि भाई नर्सेज जो है कर सकती हैं लेकिन सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो नर्सेज कर रही थी वो सुपरविजन ऑफ डॉक्टर कर रही थी, मतलब कि वो जो उनका जो मिसचीफ था वो पूरा हो रहा था, केयर वाला। तो इस वजह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा था कि ये जो है लीगल है नर्सेज के लिए अबॉर्शन कराना। कोई और ट्राई करना चाहता है? हम्म। सर अबॉर्शन तो एक ऑफेंस है ना सर।
एक्ट तो सर यहाँ पे ये है ना, द एक्ट वाज एम्ड एट डूइंग अवे विद बैक स्ट्रीट अबॉर्शन व्हिच वर अनसेफ एज नो मेडिकल केयर वाज अवेलेबल। एक मिनट रुक जाए एजाज। ये इलीगल अबॉर्शन की किसने बात की? मैंने बात करी, ये तो एक किस्म की कत्ल है सर, 302 वाला। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की बात हो रही है इधर, पाकिस्तान नहीं है। तो फिर सर आप ये खून होता है किस्म का। बाबा पाकिस्तान नहीं है तो इस वजह से हमें ये थोड़ी देखना है कि आप पाकिस्तान के दायरे में देखेंगे तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद वाली जो सर, मिसालें हैं वो भी पाकिस्तान के दायरे के खिलाफ जाती है, तो हम पाकिस्तान के दायरे में रख के देखेंगे तो बात तो दूसरी हो जाएगी, नहीं, फिर तो ये केस ही गलत है, सर लॉ ही गलत है। पाकिस्तान के हवाले से देखेंगे तो उसमें हमें कुछ ग्राउंड्स भी देखने आएंगे कि नहीं किस बाबा लेजे में होता है मोशन। पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के दायरे में रख के इस चीज को देख ही नहीं रहे हैं, ये पाकिस्तान का केस ही नहीं है, तो पाकिस्तान के दायरे में रख के बात करना इसके ऊपर जो है वो नहीं है सही। आप इस चीज को देखें ना, लीव पाकिस्तान फॉर नाउ। ये बरतानिया का सर, केस है, उसके बाद वाले भी जो दो केसेस हैं वो भी बरतानिया के हैं, तो लिहाजा हम इसको ये कहें कि ये खून है या नहीं है, अरे भाई वहां पे तो प्रॉपर एक्ट बना हुआ है इसके ऊपर, तो उसके दायरे में रख के बात को देखेंगे ना। लीगलाइज्ड है वहाँ। जी बिल्कुल, वहां पे लीगलाइज है, जिस तरह वहां पे प्रोस्टिट्यूशन भी लीगलाइज है उस तरह ये चीज भी लीगलाइज है वहां पे। जब बाकायदगी से एक्ट बना हुआ है दी अबॉर्शन एक्ट 1967, तो उसका मतलब क्या है? तो हम इसको आप छोड़ दें अभी कि पाकिस्तान में या वो आप उसको एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव में क्या है उसको आप एक साइड पे रखें। राइट नाउ यू आर टॉकिंग, यू आर लुकिंग एट लॉ ऑफ अ वेस्टर्न कंट्री। तो जब वेस्टर्न कंट्री का आप लॉ देख रहे हैं तो जो पाकिस्तानी प्रिंसिपल्स या इस्लामिक प्रिंसिपल्स या किसी दूसरे मुल्क के रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? सर क्लियर है। हाँ, मैं आपको जो है वो मना, आप पाकिस्तान के दायरे में आप रख के देखना चाहते हैं तो फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप इसको रखेंगे पाकिस्तान के दायरे में तो देन वो मैटर फिर किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर तो आप उस लॉ जो है वो ही इटसेल्फ इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वो लॉ भी जो है वो अगर अबॉर्शन की इजाजत दे रहा है तो वो तो लॉ ही गलत है, क्योंकि आप उसको कह रहे हैं कि खून है, तो खून है तो लॉ अगर इजाजत दे रहा है तो कैसे आप लीगलाइज कर रहे हैं खून को? ठीक है ना? सर लो इजाजत देता है, इजाजत सर लो देता है मोशन की ना, लेकिन कुछ ग्राउंड्स होते हैं। अगर नहीं वो बच्चा पेट में एक्सपायर हो जाए। अच्छा, वो ग्राउंड्स दूसरे हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अबॉर्शन को देखें तो वहां पे इवन इवन अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड को अगर आप अबॉर्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी वैलिड है। हमारे यहाँ तो जो है वो ये सब चीजें वैलिड नहीं है ना, क्योंकि वहां पे तो ये सब चीजें वैलिड है। तो उस अगर आप मुल्कों के हिसाब से जाएंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगी बात। तो लिहाजा इस वजह से मैं आपको मना कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज को नहीं रखें। वी आर नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, इसको हम बरतानवी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो मिस्चीव रूल अप्लाई हो रहा है हम इसको उसमें रख के देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक सर, ठीक सर। अच्छा, आप ओके। कोई मजीद कोई और ट्राई करना चाहता है कि जो बात लिखी है यहाँ पर, जो इन्होंने बात कही है उसको कोई मजीद आगे कोई अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता है? एनीवन एल्स? गर्ल्स में से कोई करना चाहता है? सर सर यहाँ मैंने एक और पॉइंट देखिए कि जो ये नर्स है ये काम कर रही है आउटसाइड पे, और वहां पर जो है मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सर लास्ट वाली लाइन। मुझे पता है, मुझे तो पता है इसका। अच्छा, कोई और करना चाहता है तो फिर बता दे चीज। एनीवन एल्स वांट्स टू एक्सप्लेन? नहीं? अच्छा देखिए, इस केस में जज आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है। देखिए, ये केस लाया गया है इस बात के ऊपर, इस बात को चैलेंज करने के लिए कि जो अबॉर्शंस जो नर्सेस कंडक्ट कर रही हैं वो इलीगल है।
ठीक है, क्योंकि उनका ग्राउंड ये था कि अबॉर्शन जो है एज पर दैट पर्टिकुलर लॉ अबॉर्शन सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही कर सकते हैं, नर्सेज जो है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं है, देयरफॉर वो अबॉर्शंस नहीं कर सकते। क्लियर है बात यहां तक? यस सर। ठीक जी है, सर, क्लियर है। तो इधर जो है इधर बात यह है कि चूंकि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो है वो उनका कहना ये था कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो है वो सिर्फ अबॉर्शंस कंडक्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली डॉक्टर्स कर सकते हैं, डॉक्टर्स के अलावा और कोई नहीं कर सकता, और नर्स चूंकि डॉक्टर नहीं है तो देयरफॉर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कर सके। अब इस चीज को, इस आर्गुमेंट को, उनके इस आर्गुमेंट को कोर्ट ने, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो वहां की जो सबसे बड़ी अदलिया है, उन्होंने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया था, और उनका कहना यह था कि नहीं, ये आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं दिस इज अ रॉन्ग आर्गुमेंट। वजह उसकी ये देखिए, दो वजूहत है जो यहाँ पे लिखी हुई है। पहली तो बात ये है कि जो कि मेडिकल साइंस की जो डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि जिसकी वजह से नर्सेज जो हैं वो इजिली अबॉर्शन का प्रोसेस को कंडक्ट कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ डॉक्टर। मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि एट प्रेजेंट द करंट पोजीशन इज कि डॉक्टर को जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसको खुद अबॉर्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। मतलब वो खड़ा भी हो अगर या खड़ी भी हो तो उसकी सरबराही में भी वो काम नर्स कर सकती है, क्योंकि नर्स को अगर उन्होंने सारी मतलब गाइडलाइंस दे दी कि आपने ऐसे ऐसे करना और वो वहां खड़े हैं या बताकर चले गए हैं तो कहलाएगा तो उनकी सुपरविजन में ना, क्योंकि प्रोसेस इतना एडवांस हो गया है कि आपको डॉक्टर को हिमसेल्फ या हरसेल्फ उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनकी सुपरविजन ही काफी है। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि ये जो एक्ट बनाया गया था दिस वाज मेड, जो कि एजाज बात कर रहे थे अभी, दिस वाज मेड टू गेट रिड ऑफ बैक स्ट्रीट अबॉर्शन। अब बैक स्ट्रीट अबॉर्शन वो वाली अबॉर्शन हैं, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम एक मिसाल लेना चाहते हैं कि बैक स्ट्रीट अबॉर्शन में क्या आ सकता है कि मिडवाइफ जो प्रेगनेंसीज करवाती हैं, प्रेगनेंसीज अबॉर्ट करवा देती हैं, उसकी बेसिकली बात हो रही है, क्योंकि वहां पर जो है जो मिडवाइफ्स करती हैं या जो ऐसी जगह पे जाके जाके बच्चा गिराना जिधर प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं है, ये लॉ बनाया उस मकसद के लिए था। इस लॉ का हरगिज ये मकसद नहीं था कि अगर एक नर्स जो है जो कि प्रॉपरली ट्रेंड होती है और जो डॉक्टर्स की सुपरविजन में कर रही है काम, उनको रोकना है। ये लॉ उस मिसचीफ को कवर नहीं कर रहा था, ये लॉ उस मिसचीफ को कवर कर रहा था कि जो अबॉर्शन वो वाली या बच्चा गिराना वहां पर जहां पर मेडिकल केयर प्रॉपर प्रोवाइडेड नहीं है। क्लियर हो गई बात? यस क्लियर है? सर। तो इस वजह से ये जो केस है ये उस दायरे में, उस लॉ के दायरे में, उस लॉ के मिसचीफ में नहीं आता। ठीक है, क्लियर हो गई मतलब इस केस की एग्जांपल? जी सर। जी सर इसमें ये भी बात लिखी हुई है ना कि ड्यू टू एडवांसेस मेडिकल साइंस a part of abortion process was carried out by nurses under the supervision of doctor। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नर्सेस कर रही हैं पूरा, उन्होंने इस पे चैलेंज किया था कि कोई पार्ट जो है, मतलब कि कुछ जो है डॉक्टर कर रहे हैं लेकिन कुछ पार्ट जो है वो नर्सेस कर रही हैं, लेकिन सुपरविजन में कर रही हैं, तो उस पे उन्होंने चैलेंज लेकिन किया था। मकसद तो उनका यही था ना कि जो पार्ट जो वो नर्सेस कर रही हैं वो पार्ट जो है वो नर्सेस को नहीं करना चाहिए, वो गलत है, वो नहीं करना उनको, क्योंकि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है। तो उस चीज को उन्होंने बेसिकली चैलेंज किया था, लेकिन कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को जो है वो अलाउ नहीं किया था। क्लियर हो गई बात? जी सर। तो सर यहाँ पे बात ये हुई ना कि नर्सेस का, उन्होंने कहा कि बैक स्ट्रीट जो हो रही है नर्सेस खुद से कर रही हैं वो इलीगल है, लेकिन जो सुपरविजन में हो रहा है वो इलीगल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अब वो में वही बात आ गई ना कि नर्सेस जो है, देखिए ना, अगर किसी के कोई अपने घर पे बुलाकर किसी नर्स को करवाता है तो प्रॉपर मेडिकल केयर, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट तो वहां पे नहीं है ना दस्तयाब। जी जी सर। तो इस वजह से उस चीज को रोका गया था, या जो मिडवाइफ्स करती हैं, दाइयां करती हैं जाकर, उस चीज को रोका गया था। सर यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि इट वाज आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द रॉयल कॉलेज दैट अ नर्स इज नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सर तो सर यहाँ पे ये नर्स की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। अगर सर ऐसा भी होता है ना, कुछ नर्स होती है सर वो रजिस्टर्ड होती हैं, और कुछ होता है कि उनका जो कोर्स होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता, वो जैसे आपने बताया कि ये दाई वगैरह के हिसाब से।
तो यहाँ पर्टिकुलरली वो बात हो रही है या फिर ओवरऑल बात हो रही है कि डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं करेगा? यहाँ पे डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं करेगा, क्योंकि व्हेन यू से टॉक अबाउट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वन हु डज सर मेडिकल प्रैक्टिस, एक मिनट, मेडिकल प्रैक्टिस डॉक्टर करते हैं ना, नर्स तो नहीं आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है ना मेडिसिन। हाँ सही, जी जी। वो फैक्चुअल पोजीशन आप छोड़ दें और ये छोड़ देंगे, क्योंकि ये वो की एक एग्जांपल कल सेक्शन बी में भी डिस्कस हुआ था, तो वहां पे वो कह रहे थे कि वो तो नर्सेज और वो कंपाउंडर वगैरह भी दवाइयां प्रिस्क्राइब करते थे। मैंने कहा था वो पाकिस्तान के डॉक्टर्स को आप छोड़ दें, यहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टरों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बाहर के लोगों की। और दूसरी बात एक ये भी है कि इवन अगर बाहर के भी हो तो आप किसकी एडवाइस पे ज्यादा रिलाई करेंगे? कल को कोई नुकसान हो गया तो एक वक्त डॉक्टर का तो गला पकड़ा जा सकता है, लेकिन नर्स को किसकी खींचे में लेकर आएंगे? आपको अगला ये नहीं पूछेगा कि आपको किसने कहा था कि नर्स के जाकर या कंपाउंडर से जाकर आप जो है वो मशवरा लें दवाइयों का। लेकिन सर वो सर्जन में भी तो बात आती है ना सर, वो भी होते हैं सर, वो भी तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो कब नहीं हाँ होते रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स? डॉक्टर नहीं लिखते उनको, हम डॉक्टर कह रहा हूं मैं, तो उसमें वो भी आ गए ना, अब चाहे वो आपके फिजिशियन हो या सर्जन हो, दोनों आ गए उसमें। चले, ओके ओके। अच्छा, किसी और को किसी और ने कोई बात करनी थी? सर मैं ये बात कर रहा था कि मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिकल स्टाफ इन दोनों में फर्क है। नर्स जो होती है वो सेकंड कैटेगरी में आती है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर में नहीं आती। सही है, बिल्कुल यही बात है। बल्कि आई थिंक पैरामेडिकल से भी पैरामेडिकल इज इट इज समवेयर बिटवीन पैरामेडिकल एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं भी गलत भी हूँ, देखना पड़ेगी टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस। लेकिन ये है कि यस यू आर राइट टू दैट एक्सटेंट कि शी इज ही और शी नर्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, ये हो गए कंपाउंडर हो गए, दूसरी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ई वाली एग्जांपल के पर। नाउ ई और एफ वाली जो एग्जांपल्स हैं, दिस रिलेट टू द सेम लॉ, और जो है ये दोनों एक ही लॉ के ऊपर है, एंड यू विल फाइंड कि इसमें जो है इस केस में लेट्स लुक एट ई फर्स्ट। चले ई देखते हैं, पढ़े, कौन पढ़ रहा था? सर सेक्शन 1 clause 1 of the Street Offences Act 1959 provided that it shall be an offense for a common prostitute to loiter or the solicit in the ये इसमें से आगे ये बता रहा है कि ये टर्म है जो है वो एम्बिग्यूअस है सर, इसको डिफाइन करना है। Someone else wants to try? सर इसमें यही कह रहा है कि एक लॉ बनाया गया था कि कोई भी जो प्रोस्टिट्यूशन होगी या होगा, मतलब ये तो एम्बुगस है, तो वो जो है ना स्ट्रीट्स में ऐसे मतलब जो एडवर्टाइज नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, मतलब वहां नहीं खड़ा होगा, और फिर मतलब जो है ना वो उनको मना है कि पब्लिक प्लेसेस पे जाए और वहां पर अपने आप को एडवर्टाइज कराए। उसके ऊपर एक बंदा जो है मेल, जो है वो मेल प्रोस्टिट्यूट, वो कन्विक्ट हो गया, अक्यूज हो गया, और उसको कोई मतलब जो है ना सर उस पे प्रॉब्लम आ गया कि वो जो मेल है वो प्रोस्टिट्यूट वर्ड में नहीं आता। तो उस पे एक रिपोर्ट भी आई कि प्रोस्टिट्यूट जो है वो वर्ड है उसमें जो है ना सिर्फ फीमेल्स आती हैं, ताकि उनका ये जो बिहेवियर है ना इसको रोका जाए। तो उसकी बेसिस पे ये मतलब जो है ना आई थिंक एक केस है कि ये प्रॉब्लम जो है ना प्रोस्टिट्यूट वर्ड पे है कि एम्बिगुअस है कि मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। अच्छा, कोई और ट्राई करना चाहता है? कोई सर और try? जी जी। सर ये जो यहाँ पे एम्बिगियस वर्ड है कॉमन प्रोस्टिट्यूट, आई थिंक ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मेल जो है वो प्रोस्टिट्यूट इसलिए दायरे में प्रोस्टिट्यूट में नहीं आता क्योंकि जो
यहाँ पे वर्ड यूज किए हैं सॉलिसिट या लॉइटर, वो अगर मेल करता है तो वो आई थिंक हरासमेंट के दायरे में आ जाएगा ना, फीमेल करती है तो प्रोस्टिट्यूट, अगर मेल करता है तो हरासमेंट के दायरे में आ जाएगा। नहीं, ये तो बात जो नहीं है बिल्कुल। कोई और, एनीवन एल्स, एनीवन लास्ट, कोई और, वन मोर पर्सन, कोई भी। सर यहाँ पर एक और इशू है। जी हेलो जी जी, बताएं बताएं। सर, एक इशू ये है कि ये जो केस है वो 1960s का है, तो अभी जो मूवमेंट चल रही है लेस्बियन और गेज राइट्स की, उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थी। तो उस हिसाब से अगर 1960s के टाइम को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो कोर्ट वाज नॉट मिस्टेकन डेट एरिया कॉमन प्रोस्टिट्यूट, मगर अगर 2020 की आज ये बात की जाए तो कोर्ट उसको इंटरप्रेट ऐसे ही करेगी कि उसमें मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी आ जाते हैं। इवन देन जो रिपोर्ट उन्होंने रेफर की है, ठीक है ना, ये जो रिपोर्ट यहाँ पर लिखी हुई है, पार्लियामेंट कमीशन बनाती है, वहां पर रिपोर्ट होती है ये वो, तो इवन देखा जाए तो ये पार्लियामेंट्री हिस्ट्री कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इवन देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो मेरे ख्याल से आर्टिकल 68 है, तो वो उतनी अहमियत नहीं रखती वहां पर कोर्ट में। बट इवन देन अगर कोर्ट उसको, बहुत ही कम जजेस होते हैं जो कि इस पे रिलाई करते हैं, मगर जो बात मुझे समझ में आई है वो ये है कि टाइमिंग बहुत जरूरी है इसकी, कि उस टाइम पे जो कॉन्शियस थी इंग्लिश सोसाइटी की वो कहाँ पर थी, मॉरलिटीज कहाँ पर थी। आज जो है वो ज्यादा लिबरल हो गए हैं। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हैव एडॉप्टेड दीज गे राइट्स एंड लेस्बियन राइट्स, तो आज के जमाने में जो है मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी आ सकते हैं। अच्छा, नहीं देखिए, वो तो बात सही है, बट अगर आप मॉरल्स के ऊपर जाते हैं तो मॉरल्स के ऊपर तो, अच्छा लेट्स लीव मॉरल्स असाइड फॉर नाउ। जो मेन जो आपने जो बात कही है और जो बाकी दूसरे भी कर रहे हैं, बट मोरलेस वो बात आ नहीं रही थी सामने, वो ये है कि लुक एट द बेसिस, जो इसमें जो कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन थी, लुक एट द बेसिस के लॉ कहाँ से, मतलब वो लॉ की बनाने वाली हिस्ट्री के ऊपर जा रहे हैं। अब अगर आप ये वाली लाइन पढ़ें और उसके बाद इसके फुटनोट के ऊपर आप चले जाएं, The Street Offences Act was introduced as a result of the work of the Wolfenden Report into homosexuality and prostitution. फुटनोट 40 जो है वो, और इसकी लैंग्वेज जो अवेलेबल, जहां पर इसको आप देख भी सकते हैं जाकर। दिस रिपोर्ट वाज रिलाइंग, और जो ये बेस कर रही थी सिर्फ फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर। दिस रिपोर्ट नेवर टुक इनटू अकाउंट द कंडक्ट और द एक्टिविटीज ऑफ मेल प्रोस्टिट्यूट्स। तो जो लॉ जो बनाया गया था, ये ऑफेंसेस, कौन सा लॉ, ये देखो, स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट जो लॉ बनाया गया था, दिस वाज ओनली कवरिंग फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स। जो कॉमन प्रोस्टिट्यूट का लफ्ज जो है या स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट्स का लफ्ज जो था, ये सिर्फ फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स के दायरे में रखकर इस्तेमाल किया गया था। और जब इस दायरे में रखकर बात उन्होंने की, तो इस दायरे में अगर एक मेल प्रोस्टिट्यूट को इस लॉ के तहत चार्ज भी किया जाता है, तो उसको ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, बिकॉज कोर्ट का कहना यह था, the court said that this law only applies to female prostitutes. Therefore, whatever the act of the defendant was, whoever the defendant was, I think Bull है इसका, तो it did not come within the ambit of the mischief. ठीक है, क्लियर हो गई बात? Yes sir. तो अगर आप देखें, लास्ट लाइन करें कि the mischief the act was aimed at controlling was the behavior of only female prostitutes। मतलब जो अगर आप लॉ की लैंग्वेज पढ़ें तो जैसे ऊपर की ओपनिंग लाइन जहां से आ रही है 1 सेक्शन, जो वो क्या कहता है कि इट शैल बी एन ऑफेंस फॉर अ कॉमन प्रोस्टिट्यूट to loiter or solicit in a street or public place for the purposes of prostitution। तो ये जो है उनका कोर्ट का कहना ये था, the House of Lords said that this only applied to female prostitutes and not to male prostitutes। तो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने की बात हो रही थी। तो ये कोर्ट का मिस्चीफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हुए ये कंक्लूजन था। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब अगला जो केस है वो, आई डोंट थिंक कि हमारे पास 6.5 मिनट है।
वो उसमें हो पाएगा। अगला जो केस है वो डील करता है फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स के साथ, कि फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर कोर्ट ने क्या ओपिनियन लिया था और कोर्ट ने उसके ऊपर क्या व्यू फॉर्म किया था, और उसमें भी उन्होंने मिसचीफ रूल अप्लाई करते हुए क्या उसमें डिसीजन होल्ड किया था। दैट इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट केस। अब क्या करें, शुड वी लुक एट इट, स्टार्ट करें या इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं? जी सर कर लेते हैं, फिर रह गया तो फिर अगली बार देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे। सर जहां तक हो सके कर लें कल स्टार्ट कर लेंगे फिर। चले देखें क्या करते हैं, क्या होता है। चले फैक्चुअल पोजीशन तो देख लें, जब तक बाद में आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जी पढ़े आमिर। जी सर। If पढ़ना है, in Smith versus Hedges, the defendants were charged under the section 1 clause 1 of the Street Offence Act 1959 because they had been calling to men in the street from balconies and tapping on windows. It was contended on behalf of defendant inter alia that the balcony was not in a street within the meaning of section clause 1 of the Street Offence Act 1959 and that accordingly no offence had been committed अब upholding एक their मिनट रुक जाए। नाउ एज यू कैन सी कि इस केस में लॉ क्या कह रहा है, किस लॉ के तहत उनको चार्ज किया है, वही लॉ वहां पे भी है कि whoever loiters in a street or public place for the purpose of prostitution is guilty of the offense। तो यहाँ पे क्या फैक्चुअली पोजीशन हो रही है कि वो खिड़कियों से इशारे हो रहे थे, खिड़कियों और बालकनियों से इशारे हो रहे थे। दे वर सॉलिसिटिंग फ्रॉम बालकनीज एंड फ्रॉम विंडोज। क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। यस सर। ठीक है, अब कोर्ट ने उसके ऊपर क्या होल्ड किया? लेट्स लुक एट व्हाट द कोर्ट सेड। Observe that it does not say there specifically that the person who is doing the soliciting must be in the street. Equally, it does not say that it is enough for the person who received the solicitation or to whom it is addressed is in the street. For my part, I approach the matter by considering what the mischief is aimed at by this act. Everybody knows that this was an act intended to clean up streets, to enable people to walk along the street without being molested or solicited by the common prostitutes. Viewed in that way, it can matter little whether the prostitute is soliciting while in the street or is standing in a doorway or on a balcony or at a window, or whether window is shut or open or half open. In each case, her solicitation is projected to and addressed to somebody walking in the street. ठीक है, समझ में आ गई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी? यस सर, वो पर्पस पे ध्यान दिया है, लॉ के पर्पस पे आता है। बिल्कुल लॉ के पर्पस के ऊपर ध्यान दिया कि इस मिसचीफ क्या था, एम क्या था, कौन सा डिफेक्ट, कौन सा इवल दूर करना था। वो ये दूर करना था कि सड़कों को साफ करना था। अब जब सड़कों को साफ करना था तो जब वो स्ट्रीट के ऊपर वो प्रोस्टिट्यूट खड़ी होकर वो काम करे या किसी दूसरी जगह से काम करे, देखना ये कि सॉलिसिटेशन किस जगह लैंड कर रही है। सॉलिसिटेशन लैंड कर रही थी स्ट्रीट के ऊपर या पब्लिक प्लेस के ऊपर, आप चाहे वो खिड़की से वो काम करे या वो गली में खड़े होकर करे या कहीं से भी खड़े होकर करे, शी इज स्टिल गिल्टी और दे आर स्टिल गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ठीक है सर? सर जी सर बालकनी से एक शख्स बात करे। जी जी सर, इसके इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अगर एक किसी दूसरे को खिड़की के हिसाब से अगर कर रहा है सर, तो फिर वो तो नहीं आएगा, इसमें फॉल नहीं होगा। वो आ रहा है, वही तो आ रहा है सर खिड़की में नहीं, अगर खिड़की से खिड़की में करेंगे तो नहीं है सर, अगर वो स्ट्रीट में है फिर है सर। नहीं वो अभी तो हम उस तक जा ही नहीं रहे ना। अभी तो हम उस पर जा ही नहीं रहे ना कि खिड़की से खिड़की पे करें, क्योंकि वो तो इस केस के फैक्ट्स में आती ही नहीं बात ना। जो हो रहा था काम, नहीं मेरी बात को समझे, देखिए जो काम हो रहा था वो काम हो रहा था खिड़की से स्ट्रीट के ऊपर, हाँ रोड के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर, उसके ऊपर हो रहा था। तो हम उस पर नहीं जाए ना, जो चीज नहीं है हमारे पास उसके ऊपर जाना या उसके ऊपर अजम्पशन ड्रॉ करना वो अभी हमारे लिए गलत होगा।
चाहे तो उसमें भी कर लेकर वो ये चाहे तो क्या 2 लफ्ज करके और नहीं कर सकते कि जनाब आप एक जगह से खड़े होकर दूसरी, अब बिल्डिंग अक्रॉस द स्ट्रीट है तो वो आपका ट्रेवल तो करके वहीं जा रहा है ना कुछ बात करके उसमें लेकर तो आ सकते हैं ना सर, लेकिन लाए नहीं है सर अभी। वो तो अभी लाए नहीं है क्योंकि हरकत नहीं हुई थी ना, वो वाली हरकत जो हुई थी वो तो दूसरी हुई थी ना। जी सर। क्यों देखिए इसमें ये चीज याद रखिए कि अगर आप इसकी लफ्जी तशरीह करें तो लफ्जी तशरीह में जो इमीडिएट जो कंक्लूजन निकलता है, और इवन हम खुद भी ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मे बी कोई दूसरा ड्रॉ कर ले, लेकिन मोस्टली पीपल ये भी कहेंगे कि जनाब उसको मना किया गया है कि खिड़की में, कि वो जो है गली में खड़े होकर ना, वो रोड के ऊपर खड़े होकर ना काम वो करे। सही है ना? लेकिन कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से देखा कि उन्होंने कहा नहीं, अब वो खिड़की से भी करें, बालकनी से खड़े होकर करें, खिड़की बंद हो खुली हो डजंट मैटर हो, इशारा भी करें, सीट भी बजाएं, ऑल ऑफ दीज सिग्नल्स जो हैं वो जा रहे हैं, जब स्ट्रीट में जा रहे हैं तो उससे बंदे का ध्यान बढ़ता है और वो बंदा जो है वो मोलेस्ट और डिस्टर्ब होता है। तो अब हमारे पास 1 से कम मिनट बचा है, तो फिर हम इसको इंशाल्लाह ताला अगर इसमें कोई मजीद बात रहती है आपको तो आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे, नहीं तो फिर हम अगले वाले टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी सर। ओके, फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।